गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अहाना रहती है उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ रहता है जिस एक्सीडेंट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर ये बात कहीं ना कहीं कृषा जानती थी, इसलिए कृषा अपनी सीट चेंज करके वो वहाँ आती है। वो अहाना से मिलती है और अहाना को प्रोटेक्ट करती है, उसे अपने ऊपर रखती है बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान रखती है। और उसको लगता है तो वो गाना भी सुनाती है, उसे सुलाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है वो उसको मेडिसिन्स भी देती है, और मेडिसिन्स देते टाइम वो उसे ये बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखो, और सैंडविचेस भी खिलाती है। अब उसके आगे यहाँ पर जो कृषा होती है कि अब वो अहाना पे ध्यान नहीं देती है, वो अपनी एक बुक निकालती है, और जो उसको नॉवेल्स पढ़ना पसंद रहता है तो एक नॉवल फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जो कृषा रहती है वो नॉवेल्स पढ़ रही रहती है, तो अहाना रहती है। अहाना वहाँ पर बैठे बैठे कृषा को देखती रहती है। उसका बहुत मन करता है कि वो उससे बात करे, उससे कुछ पूछे, लेकिन कृषा उसे पूरे तरीके से अवॉइड करती है, क्योंकि कृषा नहीं चाहती थी कि आहना कोई भी सवाल पूछे या कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी आहना रहती है वो बस एक नज़रिए से देखे जा रही रहती है। उसे कृषा का इस तरीके से सीरियस होकर नॉवल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पर थोड़ी देर बाद कृषा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो जब नॉवल हटा के देखती है तो आहना उसे बहुत घूरे जा रही थी। तभी कृषा कहती है, तुम्हारा हो गया ना? तो कहती है, क्या? तो कहती है, सैंडविच खाना हो गया है। तो कहती है, हाँ हो गया है। तो तुम अपनी सीट पे जाओ ना, वैसे भी रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया, तो एटलीस्ट अब जब जितने टाइम में मैं पहुंचने वाली हूँ स्टेशन, उतने टाइम में मुझे आराम से सोने दो। जाओ तुम अपनी सीट पे। तो कहती है, हाउ रूड यू आर। तो कृष्णा कहती है, यस आई एम रूड, अब तुम जाओ यहाँ से। आहाना ये जब सुनती है कृषि के, तो वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप उठती है और अपनी सीट पे जाकर लेट जाती है। पर वो लेटते हुए भी बस कृषा को देख रही रहती है। तो कृषा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है कि वो बार बार उसे घूरे जा रही है, इसलिए वो अपने कर्टन्स लगा देती है। और कर्टन्स जैसे ही लगाती है, कृषा को तो काफ़ी गुस्सा आता है। पर कृषा यहाँ पर अपना जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है और थोड़ी सोने की कोशिश करती, क्योंकि हालांकि उसने मेडिसिन खाई रहती तो उसे भी अब कहीं ना कहीं कुछ हद तक नींद आने लगती है, तो वो सो ही जाती है। और अच्छे से मतलब ध्यान से सो जाते। कब इनके 2 या 3 घंटे और कट जाते पता भी नहीं चलता। 3 से 4 घंटे होने के बाद इनका स्टेशन आ जाता है। अब स्टेशन आने की एक खासियत होती है कि ये ट्रेन बैंगलोर तक के लिए ही रहती है, और जैसे ही बैंगलोर आता है वैसे ही कृषा उठती है, अपना बैग वैग लेती है, सब तैयार होकर वो निकल जाती है। और निकलते टाइम एक नोट छोड़ती है, जिस नोट पे लिखा रहता है, आना, अपना ख्याल रखना और फ्यूचर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो उसके लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर करो। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो और फालतू की चीज़ों को ना सोचो। एक फेज़ था जहाँ पर हम जोधपुर में मिले, बात ख़त्म। अब न्यू लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। इट्स न्यू लाइफ विद अ न्यू बिगिनिंग। ओके, टेक केयर फ्रॉम कृषा। लिखकर वो चली जाती है। अब वो नोट वो एकदम से आहाना के बाजू में छोड़ के चली जाती है। आहाना थोड़ी नींद में रहती है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं उठ पाती है। कृषा जैसी उठती है, उतरती है, और वहाँ से वो टैक्सी करके निकल जाती है। वो बहुत स्पीड में निकलती है, इतनी स्पीड में कि आहाना उसे देख भी ना पाए। आहाना के दोस्त लोग उसे उठाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी गहरी नींद में रहती है। तो वो थोड़ी सी गहरी नींद से उठ के बोलती, क्या है, मुझे क्यों उठा रहे हो? तो वो कहते हैं कि अरे पागल, ये तो बोल के अच्छा हुआ ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है, वरना तू जिस तरीके से सो रही है ना कुंभकर्ण की तरह, वहां से तो तू डायरेक्ट कोई और ही मतलब सिटी में ही पहुंचने वाली थी। तो वो कहती है कि यार मैं मुझे ना कृष्णा ने ना टैबलेट दी थी बुखार ना आए। तो कहती, तुझे बुखार आया था? कहती, हाँ वो कल रात को मुझे बुखार आया था, मेरी पूरी केयर कृषा ने करी थी, तो यार मैं ना इसलिए सो गई, उसने मुझे सुबह दवाई दी थी ताकि मुझे फीवर ना आए। और तभी अंजलि उसका हाथ पकड़ के देखती है, तो उसे फीवर नहीं आता है। तो कहती, हाँ अच्छा हुआ उसने तुझे दे दी, ताकि तुझे फीवर तो अभी तो है नहीं है, चल उठ। तो कहती है, कृषा कहाँ है अंजलि? तो अंजलि बोलती है, यार बैंगलोर आ चुका है, अगर उसको उतरना था तो उतर के तो कब से चली गई है, देख सामने वाली सीट खाली है।
तो ऐसे करके जो हाना है वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, यहाँ मुझे कृषा से बात करनी थी। निधि बोलती है, कोई बात नहीं, इतना तो पता है ना वो बैंगलोर सिटी में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, और तेरे तेरे पापा हैं, अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकती है। तो वहाँ पर वो उठते टाइम ना उसके साइड से कुछ गिरता है, कहती है ये तेरा है। तो कहती है नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है। तो अंजलि उठाती है वो नोट और कहती है ये तो कृषा का नोट है, फ्रॉम कृषा लिखा है। तो एकदम से वो नोट को एकदम से छीन लेती है अंजलि से और पढ़ने लगती है। तो कहती है माँ, अरे लव लेटर लिखा है क्या जो तेजी से तू छीन के पढ़ रही है, कम से कम हमें तो पढ़ने दे। तो कहती है तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए है, तो मुझे पढ़ने दो। तो उसमें उसने बहुत अच्छे से लिखा था कि न्यू लाइफ है, न्यू बिगनिंग करो, और ये एक फेज था जहाँ हम मिले थे, अब हमें भूल जाओ। ये सुनकर तो आहाना का बहुत मूड ऑफ हो जाता है और कहते हैं ना, आंखों में से आंसू आना। आहाना काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है और उसके आंखों में से जो आंसू रहते हैं वो ज़्यादातर गिरने ही लगते हैं, और वो गिरते उस लेटर के ऊपर भी जा रहे थे, और वो एक तरफ बस उस लेटर को देखे ही जा रही थी। तभी अंजलि उससे लेटर साइड करती है और बोलती है, अगर तुम्हारे आंसू अगर लेटर पे ऐसे गिरते गए तो ये लेटर में जो भी लिखा है ये पूरा का पूरा मिट जाएगा। तो तभी आहाना कहती, यही तो चाहती हूँ मैं कि ये जो मिट जाए। तो निधि कहती है, लेटर से मिटाने से कुछ नहीं होता है, और ये एक्चुअली आहाना कृषा के दिल से मिटाना पड़ेगा हमें। और कृषा के दिल से हम तब मिटा पाएंगे जब हम लाइफ में कुछ अलग डिफरेंट करेंगे। ट्रेन में बैठे बैठे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो उसको जाना था, वो चली गई है, हमें भी अब निकलना चाहिए। जो प्लानिंग करनी है, जो एग्जीक्यूशन करना है, सब बाहर देखेंगे। और मेरी जान, ये इश्क है, और वो कहावत तो है ना, ये इश्क का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो कोई इश्क करना आसान नहीं होता है। यहाँ तू अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर है, और तुझे ऐसा लगता है कि तू अपने मॉम डैड को अगर ये प्यार के बारे में बताएगी तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे बिटवीन लव बिटवीन टू गर्ल्स। बट शायद कृषा की फैमिली एक्सेप्ट ना करे, शायद कृषा को किसी चीज का डर हो, कृषा किसी बात से डरती हो। आना, प्यार कन्फेस करना बहुत इजी होता है, पर उस प्यार को निभाना और अपने प्यार के लिए किसी भी हाल में खड़े होना, ये बहुत कठिन होता है। और ये बात अंजलि कहती है। तभी निधि बोलती है, अंजलि तूने तो कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, प्यार तो किया नहीं है, लेकिन फिलॉसफी तो तू बहुत अच्छे से झाड़ रही है। तभी अंजलि कहती है, मैंने माना कि मैंने प्यार नहीं किया है, लेकिन मैंने मेरी बहन को प्यार करते हुए देखा है, मैंने अपनी बहन को तड़पते हुए देखा है, इस वजह से मुझे ये प्यार मोहब्बत से चीज़ों से काफ़ी दूर रहना है। और ऐसा आज तक मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं कि ये जो मेरे अंदर वो फीलिंग्स जनरेट कर सके, लेकिन मैंने मेरी बहन को तड़पते हुए देखा है। सो मुझे पता है कि जो प्यार व्यार होता है ना, ये कुछ नहीं होता है। लोग ना अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर बोल देते हैं, आई लव यू एंड हैव अ सम क्वालिटी टाइम विथ मी। और उसके बाद जब शादी, चीज़ें, प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सब छोड़ देते हैं। और मेरी बहन के साथ ये सब हो चुका है। आहाना दोनों की बातें काफ़ी दौर से सुन रही थी। तभी अंजलि आहाना के शोल्डर पे फुड़कती है हाथ और कहती है, लिसन, कम से कम कृषा उन लोगों में से नहीं है जो तेरा यूज़ करना चाहती है। तुझे इस बात का प्राउड होना चाहिए कि तूने जिस लड़की को चुना है ना, वो लाखों में एक लड़की है, क्योंकि वो बंदी वहाँ खड़े होकर ये नहीं चिल्ला रही कि आई लव यू आहाना, और तेरी पापा की प्रॉपर्टी या तेरे पापा के स्टेटस से भी उसको लेना देना नहीं है, और ना वो तेरे साथ कुछ लस्ट वाली फीलिंग के साथ है कि हाँ भाई मैं आज के आज आहाना के साथ सब कुछ करूँ, ये 3 दिन का ट्रिप था, मैं सब कुछ करूँ और फिर उसको छोड़ दूँ। वो बंदी वैसी है जो देखो एक केयरिंग पार्टनर होता है ना, जो ट्रू पार्टनर देखते हैं, जो एक स्पेशल बाउंड होता है, वो बंदी है। इसलिए वो ना तुझे कोई भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहती, और झूठ का सहारा लेना उसकी कप ऑफ टी नहीं है। इसलिए उसने ना तुझे आई लव यू कह के तेरे साथ सिर्फ झूठे दिलासा नहीं दिया। तभी निधि कहती, इस बात पे मैं एग्री करूंगी।
अंजलि से कि यार वो बिल्कुल सही कह रही है, आहना बहुत अच्छी लड़की है। पर्सनली हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन जितना टाइम भी वो तेरे साथ रही है उसने कभी तुझसे कुछ चीज़ मांगी नहीं है। और ये पहली बार ऐसा है कि कोई भी तुझसे मिला है। मतलब तू इतनी ट्रिप्स में गई है, इतने लोगों से मिली है, कॉलेज देख ले, अभी देख ले, अभी तेरे पास तू बाहर निकलेगी 4 लोग तेरी चापलूसी करने आ जाएंगे, क्योंकि उसे तुझसे कुछ ना कुछ काम निकालना है, और तेरे पापा के रुतबे से। और पता है सही इंसान वही होता है जो तुम्हारा रुतबा ना देखकर तुम्हें दिल से प्यार करे, और वो तुझे बहुत प्यार करती है। इसे तेरे फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी अच्छा सोच रही है। बट तुझे भी अपना दिमाग लगा के ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कृषा की कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होगी ना, जिसकी वजह से वो भी अपने दिल को कंट्रोल करके पीछे हट रही है। तो आहना अपने आंसुओं को पोंछते कहते हैं, यस यू आर करेक्ट गाइस, वैसी लड़की तो मुझे कभी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये अविनाश को खुद देख लो यार, इसको भी तो बस मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे ही मजेदार है, और मेरे बाप के रुतबे से ही लोगों को प्यार है। बट तुम लोग सही कह रहे हो, मैं ये पागल टिपिकल वुमेन की तरह ऐसे रो रही हूँ जैसे प्यार में हार वार के बैठी हूँ। बट कृषा को तो मेरा होना ही पड़ेगा, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वाइफ बनूंगी तो कृषा की ही बनूंगी। तो अंजलि हंसते हुए बोलती है, अभी फिलहाल चले, रोतलू इंसान, क्राई बेबी, निकले। तभी वहां से अविनाश को बोलता है, अरे मैं बैग उठा लेता हूँ ना। तो आहना उसकी तरफ लुक देखकर बोलती है, ठीक है उठा लो। तो अंजलि और निधि कुछ नहीं सोच रहे थे, तभी आहना टर्न होके बोलती है, कोई कूली बनना चाहता है तो उसमें मैं क्या करूँ। तो अंजलि और निधि एक दूसरे की तरफ हंसते हुए बोलते हैं कि सही बात है यार, अब कूली बनना चाहता है अविनाश तो क्या करे। वैसे अविनाश से बड़ा इस बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं था। इस ट्रिप में एक्चुअल में लेकर गए थे इन दोनों की केमिस्ट्री हो, बट अहाना और कृषा की केमिस्ट्री हो गई है। तो कहती है कि हाँ यार, लेकिन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है। तो कहते हैं हाँ यार, बट जो बोलूँ वो काफ़ी अच्छी लड़की है, वो ख्याल रख सकती है आना का। अंजलि ये बात निधि से कह रही रहती है, निधि कहती है मैं भी एग्री करती हूँ। फिर ये लोग ऐसी बात करते करते आहाना मस्ती मजाक में चलते चलते रेलवे स्टेशन से उतर जाती है। एक्चुअल में वो मस्ती में नहीं चल रही रहती है, एक बोलते हैं ना कि किसकी निगाहें किसी ना किसी इंसान को तो ढूंढती ही रहती है। उसकी निगाहें बस ये रेलवे स्टेशन पे ये ढूंढ रही थी कि यार कृषा कहीं एक बार दिख जाए, बस वो दिख जाए, उससे वो बात कर ले एक बार, उससे बात करने की जो तड़प उसके अंदर हो रही रहती है वो रहती है। बट एक्चुअल में वो रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं आराम से निकल के जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कार आ जाती है, बहुत सारी कार आती है। उसमें से एक कार में से एक अंकल निकलते हैं जो एज में तो काफ़ी एल्ड एज होते हैं। मतलब मैं बोलूँगी कि वो अराउंड एज में हो सकते हैं 40 प्लस, 40 और 45 के अराउंड रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फिट बॉडी दिखती है उनकी, और वो इतने बूढ़े दिखते ही नहीं है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ से वो बोलते हैं, कृष्णा बेटा आ जाओ। तभी वहां से वो लड़की खड़े होके, मतलब कृषा आहाना जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ अन्ना मैं आती हूँ। और अन्ना के पास आकर वो अन्ना को हक करती है और बोलती है, अन्ना आप कभी लेट नहीं होते ना, आपको सब पता रहता ना कि मैं टाइम पे कब आने वाली हूँ। तो वो बोलते हैं, वो आहाना को बोलते, बच्चा आपका ही तो ध्यान रखने के लिए मुझे रखा गया है सर ने, अगर ये काम भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया तो मेरी तो जॉब खतरे में ही रहेगी। तो कहते, अन्ना आपको पता है ना मैं आपको बड़ा भाई मानती हूँ, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे लिए तो आप मेरे सच में बड़े भैया जैसे ही हैं। तो वो बोलते हैं, और आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी जो बहुत ज़्यादा बच्ची हो, चलो बैठो। और ऐसे करके वो गेट ओपन करता है और आहाना बैठती है। आहाना के साथ उसके दोनों दोस्त बैठते हैं, कृषा और, सॉरी मेरे मुंह से बाबा कृषा निकल रहा है, अंजलि और निधि बैठते हैं, और दोनों आराम से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो पीछे का जो डोर ओपन होता है, कार के पीछे का डोर, वहाँ पर अविनाश बैठता है और विक्रम बैठते हैं। सारे दोस्त एक साथ बैठ जाते हैं और कार से चले जाते हैं। ये एक्चुअल में 2 कार आई रहती है, एक कार में तो पूरे बच्चे बैठे रहते हैं और एक कार में थोड़े से सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। जो आहाना होती है वो यहाँ से निकल जाती है, निकल के जाती है और वो अपनी फैमिली से मिलती है।
जैसी वहाँ मिलती है तभी वो कहती है आप मेरे दोस्तों के उनके घर छोड़ दोगे ना। तभी अन्ना बोलता है कि हाँ बाबा, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दोस्तों को मैं आराम से उनके घर पे छोड़ूंगा, छोड़कर मिलता हूँ, चलो ठीक है। वहाँ पर से जो निधि बोलती है कि अब हम मिलते हैं कॉलेज में, तू अपना ध्यान रखना और फालतू की टेंशन मत लेना। तो कहती है कि हाँ बाबा, मैं टेंशन नहीं लूँगी, चलो बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे कह के वो निकल जाती। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, और घर उसका बंगलो रहता है, जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर जाके गेट ओपन होता है, और गेट ओपन होके जैसे ही वो अंदर जाती है, और वहाँ पर एक आंटी मतलब एक लेडी आती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही रहती है, मॉडर्न रहती है, बिल्कुल मॉडर्न लाइफस्टाइल रहता है। वो एकदम साड़ी ऐसी पहनती है, जो साड़ी जो मॉडर्न लेडी साड़ी पहनती है ना, मतलब स्लीवलेस टॉप होता है, बैक का जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा डीप ब्लाउज का गला होता है, या फिर एक बोले एक फाइन स्ट्रिप रहती है बस, और उसकी साड़ी होती है। वो लेडी देखने में तो एक्चुअल में एज में काफ़ी बड़ी होंगी, मतलब एट करंट उनकी एज होगी। और वो जो लेडी आती है उनकी एज 45 प्लस के अराउंड रहती है, पर वो दिखने में इतनी सुंदर दिखती हैं कि जैसे कि एक मॉडल। और वो बहुत सुंदर दिख रही रहती हैं। वो जैसी आती हैं, वो आते से बोलती है आहा ना मेरी बेटी, कम कम कम, और एकदम से टाइट हग करती है, बहुत ज़्यादा टाइट हग करते हुए बोलती है कि आप ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि पापा कहाँ है। और ऐसी वो अपनी मॉम से थोड़ा सा हक कम करके वो एकदम से भागते अपने पापा से करती है। पापा की जो एज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मीन्स वो 60 प्लस होंगे अराउंड। और लेकिन वो भी काफ़ी हैंडसम, और मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी टाइप के बंदे दिखते हैं। और वो कह के बोलते हैं बोलो मेरी बेटी, ट्रिप पे गई थी, तुम्हें मज़ा आया कि नहीं। कहती पापा मुझे बहुत मज़ा आया, और ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। और इस ट्रिप में मैंने जितनी इंजॉयमेंट करी है ना, इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट मैंने कभी नहीं करी। और उतनी देर में एक लेडी आती है, मतलब थोड़ी सी बूढ़ी सी लेडी होती है। वो आके बोलती आहाना बेटा आ गई। और वो आहाना टर्न होती है और भागते हुए जाके बोलती दादी ऑफ कोर्स मैं आ गई हूँ, आपकी आपकी पोती जाएगी कहाँ पर, मैं अपनी दादी के पास नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। और ऐसे कह के वो अपनी दादी को बहुत हक करके बोलती है। तभी उसकी दादी उसको बोलती है वेल ये बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो जोधपुर से। तभी वो एकदम से अपने सर पे हाथ रख के बोलती है सच बोलूं तो दादी मैं कुछ भी लेकर नहीं आई, पापा आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं लेकर आई। फिर वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती मम्मा आई एम सॉरी। तभी उसकी मम्मी कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं, फिर से चले जाना जोधपुर, कुछ दादी के लिए लेने के जाना है, फिर से चले जाना। तो कहती है दादी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दादी और आहाना एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहते हैं, मतलब दादी कभी भी आहाना की एक दादी नहीं रहती है, वो उसकी दोस्त की तरह रहती है। तभी उसकी दादी धीरे से आहाना को कहती है मतलब ये तुम्हारी ट्रिप बहुत अच्छी रही है, इसका मतलब तुम मुझे गिफ्ट तो दोगी ना। तो वो कहती है दादी मैं लेकर ही तो नहीं आई। तो कहती है बेटा वो वाला गिफ्ट नहीं, मैं वो वाले गिफ्ट की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लेकर लाया है। और मैं उस गिफ्ट की बात कर रही हूँ जिस गिफ्ट ने तुम्हारे ये ट्रिप को बहुत ज़्यादा ही यादगार बनाया है। अपनी दादी से छुपाओगी। तभी आहाना बहुत मुस्कुराते बोलती दादी पता नहीं आपको पता कैसे चल जाता है, और मैं आपसे कैसे छुपा सकती हूँ कोई चीज़, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो कहती बस मुझे बता ही देना, चलो अभी चलते हैं साथ में बैठते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ बैठते हैं। तभी आहाना बोलती पापा मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। तो वो बोलती कि हाँ बेटा जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। आहाना इतनी देर में भागते हुए जाती है
अपने रूम की तरफ देखती है। उसका रूम भी बहुत ज़्यादा शानदार रहता है। उसके रूम में क्या नहीं रहता है, दुनिया की हर एक चीज़ रहती है रूम में। एक रूम को डेकोरेट करने के लिए जो इंटीरियर होता है वो सारा इंटीरियर किया जाता है। उसके मतलब उसके रूम में ना सारी चीज़ की होती है। उसके रूम में एक मिनी फ्रिज भी रहती है जिसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसकी छोटी सी आइसक्रीम्स वगैरह सब रखी रहती है। और जो जो उसको चाहिए रहता है ना वो सब कुछ रहता है। फिर वो यहाँ से वॉशरूम में जाती है, मतलब बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होके जो उसका चेंजिंग रूम होता है वो अलग होता है, जहाँ पे उसकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ लगी रहती है। वो वहाँ से जाती है अपना चेंजिंग रूम से, अपने पूरा ड्रेस वगैरह चेंज करती है और काफ़ी फ्रेश होकर आ जाती है। मतलब करीब 15-20 मिनट के अंदर वो आ जाती है। 15 मिनट्स के अंदर वो आती है और वहाँ अपने पापा के साथ बैठती है और वो अपने पापा से एक ही सवाल पूछती है, पापा आज आप एक्चुअली ऑफिस नहीं गए? आज तो मंडे है, मंडे को तो आपको ऑफिस जाना चाहिए। तो तभी वो कहते हैं कि मेरी बेटी घर आ रही है और घर आते से ही मैं ना दिखूं, ऐसा हो सकता है? मैं चला जाऊंगा ऑफिस, मैं बस हाफ डे से ही जा रहा हूँ और वैसे भी मैं ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बॉस हूँ। मैं हाफ डे से जाऊँ या फिर ना जाऊँ तब भी काम तो होगा ही ना बच्चा। तो कहते पापा वो तो है, लेकिन काम के लिए ना डेलीकेशन की बात अलग ही होती है। और मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी करो ना काफ़ी डेलीकेशन से करो। क्यों मम्मा? तो कहती हाँ बेटा, जो करना है करो। वैसे भी तुम्हें तो फैशन डिज़ाइनिंग करनी है ना, तुमने तो यही सोच के रखा है और उसका तुमने क्या सोचा है? तो कहती कि हाँ मम्मा फैशन डिज़ाइनिंग है, करूँगी मैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। बट पापा तो मुझे सीए बनता हुआ देखना चाहते थे। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें सीए करना है तो करो, नहीं करना तो फैशन डिज़ाइनिंग। तो कहती है सीए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पापा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी तो मैं उसमें बहुत डेलिकेशंस के साथ करूँगी और अपना 100% दूंगी। मतलब मैं इस इंडिया की, नॉट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की सबसे बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। तभी उसके पापा बोलते हैं मैं तो चाहता ही हूँ बेटा मेरी बेटी मेरा बिजनेस संभाले और एक्सटेंड करे। ये बात सुन के उसकी मम्मी थोड़ा सा उसको एक जो अपने हस्बैंड को एक लुक देती हैं। तो उसके जो पापा होते हैं वो उस लुक को अवॉइड कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते और वो अपनी बेटी से। यहाँ पर जो अहाना होती है वो सबसे ज़्यादा अगर क्लोज रहती है तो अपनी दादी और अपने पापा से क्लोज रहती है। अपनी मॉम से वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम क्लोज होती है। वो अपनी मॉम को मॉम तो मानती है लेकिन वो उनके साथ क्लोज नहीं होती है और ना उसकी मॉम भी ज़्यादा बात करती है, लेकिन हाँ प्यार वगैरह वो बहुत करती है। तभी वो बोलती है अहाना तुम्हें सिर्फ अपने पापा ही दिखते हैं ना, जब पापा और दादी हो तो तुम्हें मेरी याद तो आती नहीं है। तभी आना टर्न होके बोलती है मम्मा रोज रात को मैं आपके पास सोई हूँ, आपकी आपके मुंह से गाना सुने बिना मुझे नींद नहीं आती है। आप मेरा ऑल टाइम ध्यान रखते हो, तो आप मेरी जानो जान और मेरी मॉम से बड़ा इस दुनिया में मिले कुछ भी नहीं है। पापा तो लाइक कभी कभार मिलते हैं ना इसलिए थोड़ा सा है, और दादी तो मेरी दादी नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज कूल डूड। तभी वो कहती हैं अच्छा बैठो, तो मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाए, मुझे पता था मेरी बेटी आने वाली है और मैं उसके लिए फेवरेट डिशेस ना बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और ये बोल के वो खाने के लिए फेवरेट डिशेस लेकर आ जाती हैं। वो खाने में लेकर आती हैं कि वो इडली लेकर आती हैं, उत्तपन इडली लेकर आती हैं, उत्तपमा बोलते हैं ना वो भी लेकर आती हैं, और साथ ही साथ मेंदू वड़े रहते हैं। मतलब पूरा जो साउथ इंडियंस खाना होता है वो सब लेकर आती हैं और बहुत अच्छे से सामने के सामने रखती हैं। और उसका सबसे बड़ा मेंदू वड़ा सबसे फेवरेट होता है तो वो खाना स्टार्ट कर देती है। उसके पापा भी काफ़ी खुश होते हैं और सब खा रहे रहते हैं, दादी भी खा रही रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कृषा होती है वो सबसे पहले जब वहाँ से निकल जाती है तो वो भागते हुए जाती है अपने घर की तरफ। वो घर पे जाती है, अपने घर की चीज़ें रखती है, वो फ्रेश होती है और उसे ऑफिस जाना रहता है क्योंकि उसका तो ऑफिस से छुट्टी नहीं रहती है। वो फटाफट ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो ऑफिस के लिए जब नीचे आती है तभी एक बाइक पे एक लड़का आता है और उसे पिकअप करता है, बोलता है जल्दी बैठ। तो वो बैठ जाती है उसके पीछे और ये लोग स्पीड में जाकर
भागते हैं। वो एक्चुअल में ऑफिस जा रहे रहते हैं। जैसे ही वहाँ पर कृषा ऑफिस पहुँचती है, वो अपना सामान रखती है मतलब अपने डेस्क पे, तभी वो बैठी भी नहीं होती है, उसको एक कॉल आ जाता है डेस्क पे, जो टेलीकॉम होता है वहाँ पे कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और बोलती है, तभी वहाँ से उसका जो बॉस कहता है कम टू द कैबिन। तो वो कहती है ओके सर मैं आ रही हूँ, और ऐसी वो फ़ोन रखती है और वो कैबिन की तरफ जाती है। जैसे वो कैबिन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बॉस उसका वेट कर रहा है। तो वो बॉस के मतलब वो चेयर को पुल करती है और बैठती है। तभी बॉस बोलता है कि हाँ वहाँ पर कैसा रहा वगैरह। वो पूरा जोधपुर की ट्रिप के बारे में पूछता है और बताता है। और कार्तिक भी एक्चुअली इसी कंपनी में काम करता है, बट वो नेक्स्ट डे आ रहा रहता है, वो बता चुका रहता है। तो वही चीज़ से पूरी डिले होती है, वो पूरी डिटेल्स बताती है, डिले नहीं एक्चुअली डिटेल्स वो सब कुछ बता रही रहती है और डिटेल्स दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ से वो बोलता है कि यार कार्तिक का काम डिले कैसे हो गया है। तो तभी वहाँ से कृषा कहती है कि सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वो दूसरा पार्ट हैंडल कर रहा था और मैं दूसरा पार्ट हैंडल कर रही थी। तो डिले होने का एक्चुअल रीज़न और एक्चुअल चीज़ें तो वो आपको सिर्फ कार्तिक बता सकता है। जब वो आएगा आप उससे पूछ लीजिएगा। तो कहते हैं हाँ मैं तो उससे पूछ ही लूँगा, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा डिले नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं सर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। जहाँ तक मेरी उससे बात हुई थी तो वो कह रहा था कि लैब टेस्टिंग के रिजल्ट इतने लेट आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर उसकी भी क्या गलती है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है कृषा, मैं तुम्हें कुछ एक न्यू असाइनमेंट में तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो तुम रेडी हो, या फिर तुम अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हो। तभी वो सोचती है और सोचकर बोलती है कि सर अभी तो फ़िलहाल मैं हॉट कॉफ़ी लेना चाहती हूँ, और मैं ज़रा देख लेती हूँ आपका न्यू असाइनमेंट। अगर मैं 100% देने के लिए कैपेबल होंगी तो मैं लूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं दूसरा प्रोजेक्ट लेना पसंद करूँगी। तो वो कहते हैं ओके। अब यहाँ पर कृषा ने अब बहुत कम टाइम पे अपनी ऐसी पोजीशन बनाई रहती है कि जहाँ पर बॉस उसे कोई प्रोजेक्ट असाइन करने से पहले वो उसकी परमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती असाइन करना नहीं होता है कि उसको बोल दिया और वो कर लेगी। क्योंकि वो एक टाइप का ना फ्रीलांसर टाइप इंसान है, उसका मन करेगा तो वो लेगी। और इस पोजीशन में पहुँचने के टाइम उसने बहुत सारे एज अ फ्रीलांसर भी उसने पहले वो बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है। तो वो अपनी लाइफ में इतनी कैपेबल रहती है कि बॉस भी उससे 100 बार बात करने से पहले सोचे। फिर वो जब वहाँ से जाती है तो वो हॉट कॉफ़ी पी रही रहती है। तभी वहाँ से सचिन उसके बाजू में आके बैठता है, और सचिन वही बंदा रहता है जिसने उसे बाइक पर पिकअप किया था। तो कहता है कि कैसी रही तेरी ट्रिप। तो वो कहती है कि जैसी होनी चाहिए। तो कहती है कि अब तो बढ़िया है ना। तो वो कहती है कि हाँ क्या क्या बढ़िया है। तो कहती है तो अब तो यहाँ पर आ गई है, अब तो काम पे फोकस करेगी। पर जिस काम से गई थी वो काम हुआ कि नहीं तेरा। तो कहती है काम तो मेरा अभी भी अधूरा है, बट अब जिस तरीके से मुझे काम करना था वो तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें मैंने एक काम दिया था वो तुमसे हुआ कि नहीं। तो वो कहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आता, उस बंदी आई मीन वॉट एवर हर नेम, शायद से आहाना राइट, तू इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है आहाना से। तू आहाना के बारे में हर एक चीज़ पूछ रही है, किसने मारा किसने मारा। अरे मारा तो मारा छोड़ ना, तुझे उससे क्या लेना देना। तुझे तो बस अपने टारगेट पे लेना देना होना चाहिए। तभी कृषा एकदम से बोलती है सचिन, मैं जितना सवाल करूं मुझे बस उतना ही आंसर पसंद है। तुझे पता है मैं फालतू की बकवास सुनती नहीं, मुझे जितनी बात करनी है उतनी करनी है। तेरी बक 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 नहीं सुन सकती। और चाइल्डहुड टाइम से तुझे पता है, बट कभी तूने अपनी आदत चेंज नहीं करी। भाई तू सोच कर तो बोला कर। तभी वो एकदम से बोलती है सुन, तू मुझे भाई भाई मत बोला कर, मुझे मैं तेरा भाई भाई नहीं हूँ ओके। और तू भाई मुझे मत बनाया कर, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। तभी कृषा कहती है ओके फाइन तू मेरा भाई नहीं है, बट तू सोच समझ के काम कर। तो कहता है यार मैं सोच समझ के तो काम कर रहा हूँ, लेकिन तुझे तो बस वो आहाना आहाना की डिटेल्स चाहिए। तो कहता है हाँ ठीक है मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली में मुझे नींद आ रही है और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है रिकॉर्डिंग करते हुए।
पता चला नींद में मैं कुछ भी बोल दूँ तो मैं अब नहीं कर सकती हूँ रिकॉर्डिंग। और अगर कुछ फ्लॉज हुए होंगे तो इग्नोर इट प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड सॉरी, गुड नाइट, बाय बाय।